हेलो एवरीवन। लास्ट क्लास में हमने क्या देखा था? हमने डिमांड देखा था और डिटर्मिनेंट्स ऑफ डिमांड देखी थी। ये दो टॉपिक्स हमने डिस्कस करे थे और उसके बाद एक सेपरेट वीडियो बनाई थी जिसमें इनकम इफेक्ट, इनकम ऑफ कंज्यूमर कैसे डिमांड को इफेक्ट करता है, इतनी चीज़ें हमने देख ली थी। अब देखिए आगे जब हम नेक्स्ट बढ़ते हैं तो नेक्स्ट चीज़ अपने को क्या देखनी है? नेक्स्ट चीज़ अपने को देखनी है डिमांड फंक्शन। इस पर अपने को बात करनी है डिमांड फंक्शन। इससे पहले आप लोगों ने फंक्शन पढ़ा होगा भाई क्या होता है। अगर कोई चीज़ ऐसे लिखी होती है एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 3 लिखी होती है। यहाँ पे अगर मैं x की जगह 1 पुट करता हूँ, 1 रखता हूँ, तो जहाँ जहाँ पे x है वहाँ पे क्या हो जाता है? 1 हो जाता है। और ये क्या हो जाता है? 1 का स्क्वायर प्लस 2 इंटू 1 प्लस 3। सॉल्व करते हैं इसको तो ये हो जाएगा 1 प्लस 2 प्लस 3 इज इक्वल टू 6। इसी तरह अगर मैं f की जगह 2 रखता हूँ तो जहाँ जहाँ x है वहाँ वहाँ 2 हो जाता है। मतलब अलग अलग वैल्यूज़ पुट करने पे मेरे फंक्शन की अलग अलग वैल्यूज़ निकल के आती हैं। ये हमने अपनी क्लासेस, छोटी क्लासेस में, मैथ्स में देखा हुआ। तो ये भी यहाँ पे क्या मेंशन कर रहा है कि ये चीज़ क्या है? एक फंक्शन है। भाई फंक्शन है तो ऑब्वियसली फंक्शन जैसा काम करेगी। तो देखो यहाँ पे ये चीज़ जो लिखी हुई है वो डिमांड फंक्शन लिखी हुई है। क्या है डिमांड फंक्शन? देखो इसको मिटा देता हूँ मैं, उसके बाद देन हम बात करते हैं डिमांड फंक्शन पे। भाई ये भी तो इस देखो यहाँ पे हमारा एक वेरिएबल था सिर्फ एक्स। यहाँ पे देखो क्या है? कई सारे वेरिएबल दे रखे हैं अपने को, मोर देन वन वेरिएबल दे रखा है यहाँ पे। यहाँ पे देखो पी एक्स वन दे रखा है, पी एक्स वाई, पी वाई टी, ये सारे इतने सारे वेरिएबल्स दे रखे हैं। और सेम वही चीज़, सेम वही सिनेरियो रखा हुआ है, जो फंक्शन का सिनेरियो था सेम वही। यहाँ पे देखो जो एक्स है वो गुड्स का प्राइस डिनोट कर रहा है, जो डी एक्स है वो डिमांड फंक्शन को, मतलब ये वाला जो है वो डिमांड फंक्शन को डिनोट कर रहा है। पी वाई प्राइस ऑफ वाई गुड्स, मतलब सब्सटीट्यूशन इफेक्ट यहाँ पे दिख रहा है। वाई जो है इनकम ऑफ कंज्यूमर, टी टेस्ट एंड प्रेफरेंस, ये सारी चीज़ों को डिनोट कर रहा है। और देखो जो हमारा फंक्शन है वो एफ एक्स, ये क्या है? पी एक्स कॉमा पी वाई कॉमा वाई कॉमा टी, ये इतने सारे फंक्शंस हैं। मतलब इन सारे ये क्या है? हमारे वेरिएबल्स हैं। ये जैसे जैसे बदलेंगे वैसे वैसे अपनी डिमांड बदलती जाएगी। तो इसीलिए इसको क्या दिया गया है? डिमांड फंक्शन बोला गया है। मेनली अगर मैं कहूँ, इसको बुक वाइज कहूँ, तो ये क्या कह रहा है कि इट रिप्रेजेंट द रिलेशन बिटवीन द क्वांटिटी डिमांड, जो हम क्वांटिटी डिमांड है उसके बीच में रिलेशन ऑफ अ गुड्स एंड इट्स ओन प्राइस फॉर अ गिवन कंज्यूमर्स इनकम, हिज हर टेस्ट एंड प्रेफरेंस। ठीक है, मतलब जितने भी फैक्टर्स हैं उनके बीच में जो फंक्शनल रिलेशन है, डिमांड और डिटर्मिनेंट ऑफ डिमांड के बीच में जो भी फंक्शनल रिलेशन है उसको हम बोलते हैं डिमांड फंक्शन। तो इस चीज़ को ऐसे डिनोट करते हैं। ये चीज़ हमने देख रखी है कि फंक्शन में अलग अलग, अब देखो फंक्शन में मैं अलग प्राइस डालूंगा, इसका प्राइस कुछ और डालूंगा तो इसकी डिमांड कुछ और आएगी। प्राइस कम होगा तो डिमांड कम आएगी, प्राइस ज़्यादा होगा तो डिमांड ज़्यादा आएगी। इसी तरीके से अगर अदर गुड्स का प्राइस बढ़ेगा, मतलब जितने भी इफेक्ट हमने इससे पहले देखे हैं वो सारे इफेक्ट, उनके बीच में एक रिलेशन अगर बना दिया जाए तो वो चीज़ हमारी कहलाती है डिमांड फंक्शन। अब देखिए आगे चलते हैं। यहाँ पे क्या है? यहाँ पे दे रखा है, देखो यहाँ पे कुछ चीज़ें इस वाले नोट्स में ना ऊपर की लेवल की हुई हैं तो उनको हम इग्नोर करेंगे, जो हमारे सिलेबस से कुछ चीज़ें कट चुकी हैं। दिस फंक्शन डिस्पिक्ट द रिलेशन बिटवीन द डिमांड फंक्शन फॉर अ गुड्स एंड इट्स प्राइस होल्डिंग वाई टी। ठीक है, ये सारी चीज़ों के बीच का रिलेशन ये यहाँ पे एक ग्राफ बता रहा है। भाई फंक्शन है तो फंक्शन का ग्राफ भी बनता है, वो चीज़ अपने को देखनी पड़ेगी। जब फंक्शन है तो फंक्शन का ग्राफ, तो ये ग्राफ हमारा क्या कर रहा है? डिमांड कर्व को शो कर रहा है। इसको देखते हैं, आगे चलते हैं। नेक्स्ट चीज़ हमारी निकल के आती है डिमांड कर्व। ठीक है, उस पर जाने से पहले हम क्या करते हैं, एक छोटी सी कुछ चीज़ें डिस्कस कर लेते हैं। यहाँ पे मैंने क्या करा, एक टेबल बनाई। छोटी सी यहाँ पे टेबल बना रहा हूँ। ये मैंने रखा है क्वांटिटी, ये मैंने रखा है प्राइस। जब मैं क्वांटिटी क्या कर रहा था, 20 यूनिट्स यूज़ कर रहा था, 50 लिख दिया गलती से, सॉरी। जब मैंने क्या करा, 20 यूनिट्स मेरी क्वांटिटी थी तो मेरा प्राइस कितना था? 5 रुपये था। फिर जब ये क्वांटिटी कितनी आई, ये क्वांटिटी जब हमारी आई 15, तो हमारा प्राइस कितना हो गया? 10 हो गया। जब ये क्वांटिटी हमारी क्या आई 5 आई, तो जो हमारा प्राइस था वो कितना हो गया? 20 हो गया। तो ये हमारा एक सिंपल सा एग्जांपल है। अब देखो इसका अगर मैं ग्राफ प्लॉट करता हूँ, तो ग्राफ कुछ ऐसा बनेगा, 5, 10, 15, 20, ये हो गया 5, 10, 15, 20, ये हो गया 5, 10, 15, 20।
देखो इधर क्या मैंने ले लिया, इधर मैंने ले ली क्वांटिटी और इधर मैंने ले लिया प्राइस। अब देखो फर्स्ट जो हमारा कॉम्बिनेशन था वो क्या था, फर्स्ट कॉम्बिनेशन हमारा 20 और 5 का था, मतलब जब क्वांटिटी हमारी 20 हो रही थी, मतलब क्वांटिटी हमारी 20 हो रही थी। कलर चेंज कर लेता हूँ मैं यहाँ पे जिससे कि इजीली समझ में आएगा हमें। क्वांटिटी क्या थी जब 20 हो रही थी, तो जो हमारा प्राइस है वो कितना हो रहा था, वो हमारा प्राइस 5 हो जा रहा था, मतलब ये वाला पॉइंट अपने को मिलेगा। देन उसके बाद जो सेकंड रिलेशन था उसमें क्या कह रहा था, जब क्वांटिटी 15 हो रही है तो प्राइस 10 हो जा रहा है, मतलब क्वांटिटी 15 हो रही है तो प्राइस अपना कितना हो जा रहा है, प्राइस अपना हो जा रहा है 10, मतलब ये अपने को दूसरा पॉइंट मिला। तीसरा पॉइंट उसके बाद क्या था, जब अपनी क्वांटिटी क्या हो रही है, जब अपनी क्वांटिटी 5 हो रही है तो प्राइस कितना हो जा रहा है, 20 हो जा रहा है। ये रही अपनी क्वांटिटी 5, उस केस में जो अपना प्राइस हो रहा है वो हमारा ये हो जा रहा है, मतलब 20 हो जा रहा है प्राइस। तो ये अपना कुछ कर्व आया जो क्या है, कुछ ऐसा सा डिमांड कर्व अपना निकल के आया। मैंने रफली फिगर बनाया, आप एग्जैक्ट एक्यूरेट नाप के बनाओगे तो वो अपना फिगर बनेगा। तो ये चीज़ हमारी क्या हो जाएगी, डिमांड कर्व। इससे ऊपर जो ये टेबल थी ना, ये जो टेबल हमने बनाई थी इसको बोलेंगे डिमांड टेबल। क्या बोलेंगे, डिमांड टेबल, या फिर टेबल की जगह एक बार यूज कर लेते हैं वर्ड स्केड्यूल, दोनों का मतलब सेम ही है, टेबल बोलो या स्केड्यूल। और जब मैं इसी को क्या करता हूँ, ग्राफ पे प्लॉट कर लेता हूँ तो वो चीज़ मेरी कहलाती है डिमांड ग्राफ। ये दो चीज़ें अपने को क्लियर है। यहाँ पे देखिए यही चीज़ ये दे रखी है कि डिमांड कर्व क्या होता है, इट्स अ ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ डिमांड फंक्शन। जो भी हमारा डिमांड फंक्शन है उसकी ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन यहाँ पे डिनोट कर रखी है। अब देखो डिमांड को हम क्या करते हैं, मेनली दो पार्ट्स में डिवाइड करते हैं। जो हमारी डिमांड है उसको हम क्या करते हैं, दो पार्ट्स में डिवाइड करते हैं। डिमांड को जब दो पार्ट्स में डिवाइड करते हैं, फर्स्ट वाले पार्ट को हम बोलते हैं इंडिविजुअल डिमांड, एंड सेकेंड वाले को बोलते हैं हम मार्केट डिमांड। अभी क्या करा है, जो हमने ऊपर देखा था ना वो हमारा था इंडिविजुअल डिमांड, सारी चीज़ें ये इंडिविजुअल डिमांड ग्राफ का, ठीक है, और इंडिविजुअल टेबल, इंडिविजुअल डिमांड टेबल, सारी चीज़ें क्या थी, इंडिविजुअल थी। अब हम बात करते हैं मार्केट डिमांड की। तो मार्केट डिमांड क्या होता है, आते हैं नीचे देखते हैं। तो देखिए मैंने क्या करा, सेम वैसा ही एग्जाम्पल लेता हूँ। देखो वहाँ पे एक ही आदमी कंज्यूम करने वाला था, यहाँ पे क्या हो जाएंगे, दो आदमी कंज्यूम करने लग जाएंगे, एक ए और एक बी। ये अपना प्राइस है, ठीक है, और ये चीज़ हमारी क्या हो जाएगी, ए प्लस बी हो जाएगी, जिसे हम बोलेंगे मार्केट डिमांड। देखो प्राइस वही सेम रखते हैं, 20, 15, 10, 5। यहाँ पे डिमांड को क्या करते हैं, डिमांड को थोड़ा सा चेंज कर देते हैं, ये कर देते हैं भाई 40, 40 नहीं 40 थोड़ा सा ज़्यादा हो जाएगा। क्या करते हैं, थोड़ा सा कम ले लेते हैं, ये ले लेते हैं 25, लेकिन थोड़ा गलत जगह पे मैंने लिख दिया। देखो ये जब था तो हमारा कितना था, इसको ले लेते हैं 10, इसको जब थोड़ा प्राइस कम हुआ 15 हुआ तो इसको हम मान लेते हैं 20, और जब थोड़ा सा प्राइस और कम हुआ तो ये पहुंचा हमारा 25, जब प्राइस थोड़ा सा और कम हुआ तो ये पहुंचा 30। ये चीज़ ए के लिए थी। ए ने क्या करा, ऐसे कंज्यूम करा, जब इसका प्राइस 20 रुपये था तो 10 यूनिट कंज्यूम करी, जब इसका प्राइस 15 रुपये था तो 20 यूनिट कंज्यूम करी, जब 10 था इसका प्राइस तो 25 यूनिट कंज्यूम करी, जब 5 रुपये था तो 30 यूनिट कंज्यूम करी। अब इसी तरह बी का सिनेरियो था, ये था 5, 10, 15 और 20। मतलब जब प्राइस 20 रुपये था तो ये 5 यूनिट कंज्यूम कर रहा था, थोड़ा सा ए के कंपैरिजन में थोड़ा सा फाइनेंशियली वीक था, इस वजह से कम क्वांटिटीज़ को कंज्यूम कर रहा था। जब इसका प्राइस 15 हुआ तो इसने 10 यूनिट करी, जब 10 हुआ तो 15, और जब 5 हुआ तो कितनी हुई, 20 यूनिट्स कंज्यूम करी। अब जब मैं ए प्लस बी निकाल रहा हूँ तो इन दोनों को जब मैं ऐड करूँगा तो ये क्या हो जाएगा, 15। इसको जब मैं ऐड करूँगा तो ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा मेरा 30। जब इसको ऐड करूँगा तो ये हमारा हो जाएगा 30, 10, 40, और जब मैं इसको ऐड करूँगा तो ये हो जाएगा 50। तो अब अपने को क्या करना है, अपने को प्राइस ये कंसीडर करना है, ये वाली चीज़,
और जो क्वांटिटी है वो ये कंसीडर करनी है, ठीक है। मार्केट डिमांड ये हमारी बन जाएगी ना। तो अब इसका ग्राफ जल्दी से प्लॉट करते हैं। इसका ग्राफ प्लॉट करेंगे तो ये हो गया 10, 20, 30, 40, 50 ले लेते हैं। 10, 20, 30, 40, 50 ये हमारा वाई एक्सिस है, जहाँ पे अपना क्या आ रहा है, प्राइस आ रहा है। ये अपनी क्वांटिटी है 10, 20, 30, 40, 50। 10, 20, 30, 40, 50, ठीक है, ये हमारी क्वांटिटी हो गई। अब देखो फर्स्ट कॉम्बिनेशन जो अपना था वो क्या था, फर्स्ट कॉम्बिनेशन अपना था जब प्राइस 20 रुपये था तो क्वांटिटी कितनी बन रही थी, 15 बन रही थी। प्राइस 20 रुपये, क्वांटिटी 15। ये रहा प्राइस, सॉरी ये रहा प्राइस, प्राइस 20 रुपये, क्वांटिटी को क्या कर दिया मैंने, 15 कर दिया। 20 रुपये प्राइस, 15 कुछ यहाँ पे एग्जिस्ट करेगा, यहाँ वाले इस वाली लेन में। तो ये चीज़ ऐसे ऐसे जाएगी। देखो इसको कलर चेंज कर देते हैं इसका। फर्स्ट कॉम्बिनेशन हमारा ये था, तो भाई यहाँ पे मिला। सेकंड कॉम्बिनेशन जो हमारा था वो क्या था, जब प्राइस 15 हुआ, 15 प्राइस हुआ तो हमारी क्वांटिटी कितनी पहुँच गई, 30 पहुँच गई। मतलब प्राइस कम होते ही क्वांटिटी बढ़ गई भैया। तो ये 15 यहाँ पे आएगा और हमारी क्वांटिटी कितने पे पहुँच गई, क्वांटिटी पहुँच गई 30 पे। तो मतलब अपने को सेकंड पॉइंट कहाँ मिला, यहाँ मिला। थर्ड जो हमारा था वो क्या था, थर्ड कॉम्बिनेशन जो हमारा था वो था जब ये 10 रुपये पहुँचा तो ये कितना हो गया, 40 हो गया। मतलब 10 पे 40, ये भाई 10 रुपये यहाँ पे आ गए और क्वांटिटी हमारी कहाँ पहुँच गई, 40 पहुँच गई। मतलब अपने को थर्ड पॉइंट जो मिला वो पॉइंट मिला ये वाला। और लास्ट वाला जो पॉइंट था, जब हमारा प्राइस 5 रुपये हुआ तो हमारी क्वांटिटी कितने पे पहुँच गई, 50 पे पहुँच गई। मतलब अपने को ये वाला पॉइंट मिला। तो देखो इसका जब मैं ग्राफ बनाऊंगा तो इसका ग्राफ कुछ ऐसा बनेगा। ये अपना डिमांड कर्व आया। अच्छा ये डिमांड कर्व नहीं, ये मार्केट डिमांड कर्व है। मार्केट डिमांड कर्व है, इससे पहले हमने इंडिविजुअल डिमांड कर्व पढ़ा था। तो अब देखो दोनों में एक डिफरेंस देखना, दोनों कर्व में, अभी हमने दोनों कर्व की बात करी, ठीक है। दोनों में डिफरेंस क्या है, देखो इसका स्लोप क्या है, इसका स्लोप ज़्यादा है, ऐसे ज़्यादा मतलब थोड़ा सा खड़ा है। और ये वाला जो देखो, ये वाला क्या है, हमारा ज़्यादा बेंड है, ठीक है। तो ये दोनों में डिफरेंस है। और देखो जो मार्केट डिमांड बनती है ना वो क्या होती है, इंडिविजुअल डिमांड्स को, सारी छोटी छोटी इंडिविजुअल डिमांड्स को ऐड करके ही हमारी मार्केट डिमांड बढ़ती है। जैसे यहाँ पे हमने एग्जांपल के लिए सिर्फ 2 लोगों को लिया था, ए और बी को, ऐसे ये हज़ारों लोग हो सकते हैं। तो सबको, सबकी डिमांड को ऐड करके हम मार्केट डिमांड बनाते हैं। तो यहाँ पे हमने 2 टाइप की डिमांड्स को डिस्कस करा है, फर्स्ट इंडिविजुअल डिमांड और सेकेंड मार्केट डिमांड। आगे देखो एक चीज़ और आती है, डिमांड कर्व का स्लोप, स्लोप ऑफ डिमांड कर्व। तो देखते हैं स्लोप ऑफ डिमांड कर्व क्या है। देखो स्लोप ऑफ डिमांड कर्व जो हमारा निकालने का तरीका है, सिंपल सा तरीका है। ये यहाँ पे इन्होंने थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स कर रखा है। ये नोट्स जो क्या है, मेनली हायर स्टडीज़ के लिए, हायर स्टडीज़ के ऊपर वाली क्लासों के लिए है, जो अपने कॉलेज में पढ़ते हैं इकोनॉमिक्स, उनके लिए। तो वो थोड़ा सा लेवल ऊपर हो गया, वहाँ पे थोड़ी सी मैथ्स मिक्स कर दी गई है। ये क्या है, मैं यहाँ पे आपको बेसिक लेवल पे जो चीज़ें अपने काम की है वो चीज़ें कराते जा रहा हूँ। तो स्लोप ऑफ जो डिमांड कर्व होता है वो हमारा होता है डेल्टा क्यू अपॉन डेल्टा पी। मतलब क्यू में जितना चेंज आया और पी में जितना चेंज आया। इसके लिए एग्जांपल लेते हैं। अभी ऊपर हमने एक क्वेश्चन देखा, यहाँ पे देखो क्वांटिटी में कितना चेंज आया, मैं बस इसकी बात कर रहा हूँ एक ही। तो क्वांटिटी में कितना चेंज आया, क्वांटिटी में जो चेंज आया भैया वो आया है, देखो 10 से कितनी हो गई, 20 हो गई है। तो जो हमारा डेल्टा क्यू आया है, मतलब क्यू में जो चेंज आया है वो 10 यूनिट्स का आया है। इसी तरीके से प्राइस में देखो कितने का चेंज आया है, प्राइस हमारा 5 यूनिट कम हो गया है। देखो 20 से प्राइस कितना हो गया, 25 हो गया। तो डेल्टा पी जो हमारा है वो -5 आया है। अब फॉर्मूला हमने थोड़ी देर पहले ही देखा है, डेल्टा क्यू अपॉन डेल्टा पी। तो डेल्टा क्यू की जो वैल्यू निकल के आई है 10 निकल के आई है, और डेल्टा पी की वैल्यू -5। तो इसका जो स्लोप आएगा -2 आएगा।
ये माइनस साइन क्या डिनोट करता है? माइनस साइन ऑलवेज प्राइस और क्वांटिटी डिमांड के बीच में इन्वर्स रिलेशन को शो करता है। मतलब इन दोनों के बीच में नेगेटिव रिलेशन है। एक अगर बढ़ेगा तो दूसरा ऑब्वियसली घटना पड़ेगा, अगर ये बढ़ेगा तो ये घटेगा, ये चीज़ शो करता है। और इससे हम स्लोप पता लगा सकते हैं। अब जब 3-4 यूनिट का स्लोप पता लगाएंगे, अगर स्लोप घट रहा होगा, स्लोप क्या हो रहा होगा, नीचे डाउन हो रहा होगा, तो इसका शेप कनकेव आ जाएगा। अगर स्लोप कांस्टेंट होगा, ये चीज़ हमने इससे पहले वाली भी वीडियोस में देखी है, जब इसका स्लोप कांस्टेंट होगा तो ये क्या हो जाएगा, एक स्ट्रेट लाइन बनेगा। और जब बढ़ रहा होगा इसका स्लोप 2 के बाद 3, 4, 5 ऐसे बढ़ रहा होगा, तो वो क्या हो जाएगा, कॉनकेव हो जाएगा। ठीक है, ये चीज़ें अपने को देखनी है। तो आगे चलते हैं, नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट चीज़ हमारी निकल के आती है लॉ ऑफ डिमांड। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, VVIP मार्क कर लेना। क्या होता है पहले मैं समझा देता हूँ, देन हम इस पे आएंगे, बुकिश लैंग्वेज देन हम देखेंगे। देखिए क्या है, एकदम सिंपल सी चीज़ है। वही वाला एग्जांपल ले लेते हैं, पिक कर लेते हैं जो हमने ऊपर करा था। ये हो गया प्राइस, ये हो गया क्वांटिटी। प्राइस को हम ले लेते हैं 5, 10, 15, 20। उसी के अकॉर्डिंग हम क्या कर लेते हैं, प्राइस को ले लेते हैं, क्वांटिटी को ले लेते हैं 20, 15, 10, 5। ग्राफ प्लॉट करेंगे इसका, कुछ ऐसा ग्राफ आएगा इसका। ठीक है, आप एग्जैक्टली प्लॉट करना, यही चीज़ निकल के आएगी। देखिए लॉ ऑफ डिमांड हमारा क्या कहता है कि जैसे जैसे मैं प्राइस बढ़ाता जाऊँगा, पहले जितने भी फैक्टर है ना, अदर फैक्टर्स, हमारे अदर फैक्टर्स कौन से थे, हमने कई सारे फैक्टर्स देखे थे जिनसे डिमांड हमारी इफेक्ट होती है। चाहे वो इनकम ऑफ कंज्यूमर हो, चाहे वो फ्यूचर एक्सपेक्टेशन प्राइस में चेंज होने की हो, चाहे वो सब्सटीट्यूशन इफेक्ट हो, चाहे वो हमारा क्या है कॉम्प्लीमेंट्री इफेक्ट हो, कोई भी इफेक्ट हो, उन सारे इफेक्ट को अगर हम कांस्टेंट छोड़ दें और सिर्फ जो हमारी गुड्स है उसके प्राइस की बात करें, तो अगर उसका प्राइस बढ़ता है, ठीक है, और किसी भी चीज़ को अपने को देखना नहीं है, सिर्फ अपने को क्या देखना है, जो गुड्स है उसके खुद के प्राइस को देखना है, उसके ओन प्राइस को। तो जब उसका प्राइस बढ़ता है तो हमारी डिमांड क्या हो जाती है, घट जाती है। और जब इसका प्राइस गिरता है तो डिमांड हमारी बढ़ जाती है। मतलब इन दोनों के बीच में क्या निकल के आता है, इन्वर्स रिलेशन निकल के आता है। कब, जब सारी चीज़ें रिमेन कांस्टेंट हो जाती है, सारी चीज़ें कांस्टेंट हो जाती है। जैसे यहाँ पे देखो, इधर अपना क्या आता है, प्राइस आता है, और इधर अपनी क्या आती है, क्वांटिटी आती है। देखो जैसे ही मैंने प्राइस को इधर बढ़ाया, ये वाला सिनेरियो देखो, ये वाला एग्जांपल वाले में देखो, जैसे ही मैंने प्राइस को बढ़ाया, मेरी डिमांड पहले क्या थी, यहाँ पे थी, यहाँ से गिर के इधर चली आई। लेकिन उसी तरीके से जैसे ही मैंने प्राइस को घटाया, देखो प्राइस को, ये P था, ये P1 मान लिया मैंने, ये P2 मान लिया, ये Q मान लिया, ये Q1 मान लिया, ये Q2 मान लिया। जैसे ही प्राइस को मैं P से कहाँ पे लेके आया, P2 पे लेके आया, मेरी डिमांड क्या हो गई, देखो यहाँ से डिमांड चेंज होके यहाँ पे चली गई, मतलब बढ़ गई डिमांड, इतना का फर्क आ गया। ठीक है, इसी तरीके से यहाँ पे देखो, जैसे ही प्राइस को मैंने क्या करा, 5 रुपये से 10 रुपये करा, मेरी डिमांड गिर गई। लेकिन इसी का उल्टा, यहाँ पे 15 रुपये प्राइस था, तब मेरी डिमांड कितनी थी, 10 थी। जैसे ही मैंने प्राइस को क्या करा, 10 करा, डिमांड मेरी बढ़ गई, डिमांड मेरी 10 से 15 हो गई। तो सब जो हमारा लॉ ऑफ डिमांड है तो यही कहता है कि बाकी सारी चीज़ों को क्या कर देते हैं, कॉन्स्टेंट कर देते हैं, और सिर्फ प्राइस को अगर हम बढ़ाएंगे तो डिमांड हमारी घटेगी, और अगर प्राइस को कम करेंगे, गिराएंगे, तो डिमांड हमारी बढ़ेगी। मतलब इन दोनों के बीच में ऑलवेज कैसा रिलेशन होगा, इनवर्स रिलेशन होगा। एक बार फिर से लिख देता हूं, इनवर्स रिलेशन होगा। ठीक है, इनवर्स रिलेशन को एक और रिलेशन बोलते हैं, क्या बोलते हैं, नेगेटिव रिलेशन। नेगेटिव रिलेशन हम स्लोप के थ्रू भी पता लगा सकते हैं, इसका ग्राफ देख के भी पता लगा सकते हैं। तो अब देखिए इसमें क्या लिखा है, इसमें लिखा है अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ डिमांड, अ कंज्यूमर्स डिमांड शेयर एन इनवर्स रिलेशन विद द प्राइस ऑफ गुड्स, प्राइस ऑफ गुड्स के साथ इनवर्स रिलेशन एंड वाइसा वर्सा शो करता है। ठीक है, आगे देखो, इन अदर वर्ड्स, इफ द इनकम, प्राइस ऑफ रिलेटेड गुड्स एंड कंज्यूमर टेस्ट एंड प्रेफरेंस रिमेन अनचेंज, मतलब कांस्टेंट हो जाती है, कोई इसमें बदलाव नहीं आता, देन डिमांड ऑफ गुड्स मूव अपोजिट टू द मूवमेंट इन द प्राइस ऑफ द गुड्स, मतलब एक बढ़ता है तो दूसरा घटेगा, दूसरा बढ़ता है तो एक घटेगा। ठीक है, ये चीज़ अपनी चलती है, इसे ही बोलते हैं लॉ ऑफ डिमांड। क्लियर है। अब देखो यहाँ पे जब इस पर क्वेश्चन आता है बेस्ड कि
भैया लॉ ऑफ डिमांड कैसे करें, तो सबसे पहले क्या करना है, आपको ये डेफिनेशन लिखनी है कि अदर थिंग्स रिमेन कांस्टेंट होती हैं और एक का प्राइस हम बढ़ाते हैं, इफ़ वी इंक्रीज द प्राइस ऑफ goods then the demand will be decline and if we decrease the price of goods then demand will be increase। ये चीज़ लिखनी है, सबसे पहले लॉ ऑफ डिमांड लिखना है। देन उसके बाद आपको लिखनी है अजम्पशंस, क्योंकि यहाँ पे कुछ चीज़ें हम मान रहे हैं ना, तो अजम्पशंस देखते हैं। अजम्पशंस में देखो क्या है, 2-3 अजम्पशंस लिख दोगे सफिशिएंट है। पहली अजम्पशन क्या है, हमने मान लिया कि प्राइस ऑफ रिलेटेड गुड्स रिमेन कांस्टेंट। क्या हो जाते हैं, कांस्टेंट रहते हैं भाई, उनमें कोई बदलाव ही नहीं होता। सेम इसी तरीके से 3-4 फैक्टर हमने पढ़े थे, जैसे पढ़ा था हमने टेस्ट एंड प्रेफरेंस, वो भी रिमेन कांस्टेंट रहती है। एक चीज और लिख लेते हैं भाई, प्राइस ऑफ रिलेटेड गुड्स हो गया, ये हो गया, और क्या कहते हैं, कई सारे फैक्टर थे ना हमारे ऊपर, हमने देखे थे ना कि प्राइस ऑफ रिले, हाँ, इनकम ऑफ कंज्यूमर, रिमेन कांस्टेंट, उसमें भी कोई चेंज नहीं आता। तो ये 2-3 अजम्पशंस लिख दो। सबसे पहले क्या करना है, अपने को डिफाइन करना है लॉ ऑफ डिमांड क्या कहता है, देन अपने को देखना है उसकी अजम्पशंस, उसके बाद क्या करना है, उसके बाद बनानी है आपको ये टेबल, ये वाली जो टेबल हमने बनाई है, ये वाली टेबल बनानी है, देन इसका ग्राफ प्लॉट करना है, और ये आपका क्वेश्चन 4 to 6 मार्क्स के बीच में आ सकता है। तो इतनी चीज़ें आपको करनी ही करनी है, ठीक है। और थोड़ा सा यहाँ पे ग्राफ के बारे में समझा दीजिएगा कि जैसे ही प्राइस हमने बढ़ाया, यहाँ पे देखो क्या हो गया, डिमांड कम हो गई, और जैसे ही प्राइस को घटाया डिमांड क्या हो गई, बढ़ गई। इसको मैं थोड़ा अच्छे से आपको बता देता हूँ कि ये अपना डिमांड कर्व था, हमारा ये क्या था, इक्विलिब्रियम प्राइस था, ई लेवल मेंशन कर देता हूँ, इक्विलिब्रियम प्राइस, यहाँ पे ये प्राइस था, ये क्वांटिटी थी। जैसे ही मैंने प्राइस को क्या करा, ऊपर लेके गया, प्राइस को P से P1 पे लेके गया, मेरी डिमांड क्या हो गई, चेंज हो गई भैया, इधर चली आई, क्या हो गई, Q1 हो गई। प्राइस बढ़ते ही मेरी डिमांड क्या हो गई, कम हो गई, और प्राइस को जैसे ही मैंने घटाया P2 पे लेके गया, जैसे ही P2 पे लेके गया, तो वैसे ही क्या हुआ, जो मेरी डिमांड थी यहाँ पे थी, डिमांड मेरी पहले क्या थी, यहाँ पे थी, अब वो चेंज होके इधर चली गई, Q2 पे चली गई। तो इसी चीज़ को लॉ ऑफ डिमांड बोलते हैं। तो ये जो चीज़ें मैंने आपको बोली है, ये चीज़ें क्या करनी है, आपको एक्सप्लेन करनी है। तो ये हमारा लॉ ऑफ डिमांड आ गया। उसके बाद ये सारी चीज़ें हमने देख ही ली हैं। नॉर्मल गुड्स, इन्फीरियर गुड्स क्या होता है लास्ट क्लास में, सब्स्टिट्यूशन गुड्स ये भी हमने इफेक्ट देख लिया है, कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स, ये मूवमेंट अलॉन्ग द डिमांड कर्व, ये टॉपिक अपने को देखना है। तो ये टॉपिक क्या करेंगे हम नेक्स्ट क्लास में देखेंगे। मूवमेंट और शिफ्टिंग 2 चीज़ें होती हैं, वो हम क्या करेंगे नेक्स्ट क्लास में देखेंगे, नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। तो आई होप इतनी सारी चीज़ें जो मैंने आपको समझाई हैं वो चीज़ें समझ में आई होंगी। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय। और क्या करिए, प्लीज़ लाइक कर दीजिए वीडियो को, अगर सब्सक्राइब नहीं करा तो सब्सक्राइब कर दीजिए, और बेल आइकन को ऑन कर दीजिए, जिससे नए नए नोटिफिकेशंस आपको मिलते रहें, वीडियो जो भी अपलोड हो। और कोई भी डाउट है तो कमेंट कर दीजिएगा। बाय।